दोस्तों आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं कि एचआर मैनेजर की जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या-क्या होती है, यानी कि इनको अपने काम में कौन सी चीज़ों का जो है वो ध्यान रखना पड़ता है, कौन सी ज़िम्मेदारियों का निर्वहन करना पड़ता है। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर जो है एचआर मैनेजर एक ऐसी पोस्ट है जो कि कंपनी टू कंपनी बहुत ज़्यादा डिफ़र कर रही है। अब देखिए कोई छोटी कंपनी होती है जहाँ पर जो है वो एचआर, एडमिन, रिक्रूटमेंट सारी चीज़ें जो हैं वो एक ही अकेला एचआर सँभाल रहा है। उससे थोड़ी-सी मीडियम साइज़ की इंडस्ट्री है या कोई कंपनी है, उसके अंदर एडमिन एचआर एडमिन अलग है और एचआर और रिक्रूटमेंट एक साथ काम कर रहे हैं या एक ही व्यक्ति के ऊपर वो ज़िम्मेदारी है। उससे भी बड़ी कंपनी है तो उसके अंदर एचआर एडमिन अलग है, एचआर एग्जीक्यूटिव अलग है और रिक्रूटमेंट एचआर के लिए अलग जो है वो सेक्शन बना हुआ है, वहाँ पर अलग व्यक्ति काम कर रही है। तो यहाँ पर जो है हम मिड से थोड़ी-सी बड़ी कंपनी की बात कर रहे हैं, जहाँ पर प्रॉपर एचआर मैनेजर नियुक्त किए जाते हैं कंपनी में, जिनका अगर संक्षेप में बताना चाहूँ तो काम ये होता है कि उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो सुपरवाइज़ करना है। एचआर डिपार्टमेंट से रिलेटेड जो सारी चीज़ें हैं, उन्हें सुपरवाइज़ करने का काम इनका होता है। अब इनकी स्पेसिफिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है, वो भी देख लेते हैं। तो सबसे अव्वल बात तो ये है कि एचआर डिपार्टमेंट की भी अलग से स्ट्रैटेजीज़ बनती है कि भई हमारी क्या स्ट्रैटेजी होगी, हम किस तरीके के लोगों को हायर करेंगे, फिर उन्हें कितने पेरोल पे रखेंगे, फिर उनको राइज़ कब देंगे और उसके बाद काम के घंटे कितने होंगे, कैसे काम किया जाएगा, वर्क कल्चर क्या होगा, वगैरह ये सारी चीज़ें। और ये चीज़ें जो हैं वो आपके कंपनी की बिज़नेस स्ट्रैटेजीज़ जो हैं, उनके साथ अलाइन्ड होती है आपके एचआर डिपार्टमेंट की स्ट्रैटेजीज़। तो ये इन दोनों चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए जो है वो उनका सबसे बेहतरीन इम्प्लीमेंटेशन कैसे किया जाए, इसकी तरफ सबसे पहले ध्यान देना होता है एक एचआर मैनेजर को। अगली चीज़ जो आती है कि कई बार मेजर इश्यूज़ हो जाते हैं, एम्प्लॉइज़ को कोई प्रॉब्लम होती है जो कि मेजर होती है, जो कि एचआर के लोअर लेवल पर जो है वो सॉल्व नहीं की जाती है। तब एचआर मैनेजर के पास जब इश्यू पहुँच जाता है, तब उन्हें जो मैनेजमेंट है और जो आपके एम्प्लॉइज़ के ग्रीवेंसेस हैं, जो भी कंप्लेंट्स हैं या डिमांड्स हैं, उन्हें ब्रिज करने का काम इनके पास होता है कि हाँ भाई, इनकी ये डिमांड है, तो इसे मैं कैसे कंप्लीट कर सकता हूँ? मैनेजमेंट के सामने मुझे क्या पक्ष रखना पड़ेगा, जिससे कि मैनेजमेंट की तरफ से मंजूरी आ सकती है इस डिमांड के लिए, या अगर डिमांड थोड़ी-सी कंपनी के रूल्स के खिलाफ जा रही है, तो मैं उस एम्प्लॉयी को क्या समझाऊँ? कैसे उसे ये समझाऊँ कि अभी ये डिमांड कंप्लीट नहीं हो सकती है, लेकिन इसके बदले में ये हो सकता है। तो ये कॉम्प्रोमाइज़ कैसे किया जाए, क्या किया जाए, इसकी तरफ ध्यान देना भी इनका काम होता है। इसके अलावा जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस होती है, उन्हें भी मैनेज करने का काम इनके पास होता है। यानी कि एक्चुअल वो ऑन ग्राउंड वहाँ पर जाकर के हाँ भाई कैंडिडेट को फ़ोन करो, फिर उनके इंटरव्यू लाइन अप करो, फिर उनके टेस्ट कंडक्ट करो, ये चीज़ें नहीं करते हैं। लेकिन जो एक पूरी प्रोसीजर हो रही है, इसके ऊपर इनका ध्यान ज़रूर रहता है। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम आती है एचआर रिक्रूटर को, तो एचआर रिक्रूटर अपने मैनेजर्स के पास जाते हैं कि भई ये प्रॉब्लम आ रही है, तो उसका सॉल्यूशन आपको देना है और ओवरऑल एक प्रोसेस स्मूथली कैरी आउट की जाए और सबसे ज़्यादा एफिशिएंटली कैरी आउट की जाए। कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो हमें टैलेंट मिल जाए, ज़्यादा से ज़्यादा ऑप्शन मिल जाए, जिससे कि कंपनी को एक अच्छा और काबिल एम्प्लॉय चूज़ करने में मदद मिले। ये पूरी प्रोसीजर के ऊपर इन्हें सुपरविज़न करना होता है। साथ ही साथ एक और बड़ी ज़िम्मेदारी इनके ऊपर ये होती है कि अभी कंपनी की जो मैन पावर की नीड है, उसे कैसे मैनेज किया जाए, आने वाले समय में कैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा क्रिएटिव वे से टैलेंट एक्विजिशन कर सकते हैं। इसी के साथ-साथ हमारी जो रिक्रूटमेंट की प्रोसेस है, उसे ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप कैसे किया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो एडवांस कैसे किया जाए, जिससे कि समय भी बच जाए, बाकी चीज़ें भी बच जाएँ, रिसोर्सेज़ भी बच जाएँ और अच्छा टैलेंट एक्विजिशन किया जा सके। तो इसकी तरफ भी इन्हें ध्यान रखना होता है। साथ ही साथ नई-नई जो सिलेक्शन प्रोसीजर्स आती हैं, नए तरीके के टेस्ट कंडक्ट किए जाते हैं, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे कैंडिडेट्स मिल सके, तो इसकी तरफ भी इन्हें ध्यान देना है। इसी के साथ-साथ एचआर की जो ओवरऑल स्ट्रैटेजीज़ होती हैं, जो टैक्टिक्स होती हैं या प्रोसीजर्स होती हैं, उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप करना और उनका सही इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है अक्रॉस ऑल दी ऑर्गेनाइजेशन, इसकी तरफ आपको ध्यान देना है। इसी के साथ-साथ एक पॉजिटिव वर्क एनवायरनमेंट आपके एम्प्लॉइज़ के लिए क्रिएट करना,
ये भी इनका एक काम होता है कि कैसे मैं ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो माहौल अच्छा रखूँ, जिससे कि लोगों को यहाँ पर काम करने में अच्छा लगे, ज़्यादा से ज़्यादा काम करने की इच्छा हो। और एक बहुत इम्पोर्टेंट बात होती है जो कि इन्हीं के हाथों में होती है, और वो ये है कि इन्हें अप्रेज़ल सिस्टम्स जो है वो देखनी होती है, उनके ऊपर सुपरविज़न करना होता है, और साथ ही साथ ये भी तय करना होता है कि अप्रेज़ल देने के लिए कौन से पैरामीटर्स हम लगाएँगे, यानी कि कौन से निकष हम लगाएँगे, जिसे पूरा करने के बाद एक एम्प्लॉयी को जो है वो अप्रेज़ल मिलता है, यानी कि इनकी जो तनख्वाह है उसमें बढ़ोतरी होती है। तो ये पूरी प्रोसीजर कैसे कैरी आउट करनी है, किसका परफ़ॉर्मेंस कैसे देखना है, ये सब कुछ इनके हाथों में होता है। इसी के साथ-साथ जो कंपनी के पे प्लान्स और बेनिफिट प्लान्स होते हैं, उनके ऊपर भी आपको ख़ास ध्यान देना होता है, उन्हें भी मैनेज करना होता है, क्योंकि ये जो पे प्लान्स होते हैं, उन्हीं के बलबूते के ऊपर, और साथ ही साथ जो आपकी कंपनी बेनिफिट्स देती है, उन्हीं के बलबूते पर आपको नए-नए एप्लीकेशंस आते हैं, या लोग आपके कंपनी में काम करने के लिए तैयार होते हैं क्योंकि आप वैसे बेनिफिट्स उन्हें ऑफ़र कर रहे हैं। या आप एक पे स्ट्रक्चर उन्हें बताते हैं कि भई जब आप प्रोबेशन पे हैं तो आपको इतना पैसा मिलेगा, उसके बाद आपको इतना पैसा मिलेगा, फिर 1 साल बाद इतना मिलेगा। तो इसी की वजह से जो है वो लोग अट्रैक्ट होते हैं, तो इसकी तरफ भी ध्यान देना होता है। इसी के साथ-साथ जो ट्रेनिंग नीड्स होती हैं, जो नए कैंडिडेट्स हायर किए जाते हैं, उन्हें ट्रेनिंग दी जाती है। तो इस ट्रेनिंग के प्रोसीजर में कौन से बदलाव ज़रूरी हैं आपके कंपनी के काम करने के ढंग के अनुसार, या उसके अंदर कुछ मॉडर्नाइज़ेशन की ज़रूरत है, उस चीज़ के बारे में भी आपको संज्ञान प्राप्त कर लेना है, और उसके ऊपर भी जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा इनपुट देने हैं, उसमें सुधार करने की कोशिश करनी है। इसी के साथ-साथ हायर मैनेजमेंट के साथ भी इनका डायरेक्ट संबंध होता है, या हम कहें कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो होते हैं, या उस ब्रांच के जो हेड होते हैं, उनके साथ इनका डायरेक्ट जो है वो बातचीत चलती है। तो उनके एचआर मैट्रिक्स जो होते हैं, वो डिसीजन मेकिंग में इनपुट्स के तौर पर ये देते हैं कि भई हमारे एचआर मैट्रिक्स के अनुसार इस एम्प्लॉय में इतना पोटेंशियल है, इसने इतना काम किया हुआ है, 6 महीने में इसकी प्रोग्रेस ये है, इस प्रोजेक्ट के ऊपर इसने काम किया है, काम कैसा रहा है, इस सभी के बारे में रिपोर्टिंग जो है वो ऊपर के जो अथॉरिटीज़ होते हैं उनको किया जाता है, और उसके ऊपर अथॉरिटीज़ जो है वो डिसीजन लेती हैं कि हाँ भाई ये एम्प्लॉय जो है वो हमारे कंपनी में कितना वर्थ है, ये कितना हमारे कंपनी को वैल्यू ऐड कर रहा है, इसको कितना अप्रेजल देना चाहिए वगैरह, ये सारी चीज़ें। और एक आखिरी जो इनकी जिम्मेदारी होती है लेकिन बहुत ज़रूरी होती है, वो ये है कि लीगल कंप्लायंस हो। जिस तरीके की प्रैक्टिसेस आपकी कंपनी में हो रही है कि आप आपके एम्प्लॉयज़ से कितने समय के लिए काम करवा रहे हैं, उतने ब्रेक्स कितने दे रहे हैं, उनको बेनिफिट्स कितने दिए जा रहे हैं, क्या नहीं दिया जा रहा है, क्या दिया जा रहा है, और ये सब कुछ लीगल फ्रेम के अंदर बैठना चाहिए, क्योंकि आप सभी को पता है कि लेबर लॉज होते हैं, उनको तोड़ मरोड़ करके जो है वो आप कंपनी में काम नहीं करवा सकते हैं, वरना कंपनी के ऊपर जो है वो कार्रवाई सख्त से सख्त की जाती है। तो ऐसे में आपको लीगल कंप्लायंस भी रखना पड़ता है कि किस तरीके से काम हो रहा है। तो ये जो सारी जिम्मेदारियां हैं वो एक एचआर मैनेजर की होती हैं। तो बस दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, काम का लगा होगा। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। कुछ सवाल हैं आपके तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर लिख सकते हैं।